A very good morning to all of you. Today, myself Shubham Jaiswal is standing before you all to teach a very interesting topic, that is international organization. But before, I want to remind the topics which I have taken in earlier classes, that is in chapter contemporary in what was डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब डेमोक्रेसी अपना क्या प्रभाव दे रहा है आधुनिक जीवन में. एंड वी हैव सीन दैट डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थ्रू वेरियस एग्जाम्पल. हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स उदाहरण से देखा कि डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. वी हैव सीन द एंड ऑफ colonialism, and we have also seen that how this Second World War played an important role in ending the colonialism. Second World War, द्वितीय विश्व युद्ध, किस तरह जो गुलाम शाही जो ब्रिटिशर्स का था उसको अंत किया. हाउ हिटलर ने उनके खिलाफ लड़ा और उनके पूरे वेल्थ को डिस्ट्रक्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया. दोनों का लॉस हुआ और ब्लंडर लॉस हुआ, जिससे क्या हुआ कि आप दूसरों पे कंट्रोल तब कर सकते हो जब आपके पास वेल्थ हो, पावर हो, मिलिट्री पावर हो. लेकिन उससे पहले उनके पास वेल्थ नहीं था, मिलिट्री पावर नहीं था. तो उससे क्या हुआ, उनको एक कमजोरी आई कि नाउ फर्स्ट वी नीड टू डेवलप रिस्टोर आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज यूरोपियंस इंग्लैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन विच वॉज लॉस्ट ड्यूरिंग द वॉर. जो वॉर में खो गया था उसको रिस्टोर करने के लिए वो एशिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को फ्री कर दिया, बट पॉलिटिकली, सोशली, नॉट इकोनॉमिकली. इकोनॉमिकली वो सभी चीज़ पे कंट्रोल कर रहे थे, स्टिल दे वर कंट्रोलिंग. तो ऐसा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, तो ऐसा कभी फ्यूचर में ना आए स्टिल नाउ कि फ्रॉम 1945 इन फ्यूचर, इन कमिंग जनरेशन, this worldwide war should not occur. In order to this, a organization was made that is called international organizations. मतलब ऐसा आने वाले जनरेशन्स में, फ्यूचर्स में फिर ऐसी भयानक वॉर कभी ना आए, इसके लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया गया, ताकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस उन सभी देश पे अपनी नज़र बनाए रखें ताकि सभी देश में पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहे. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस, सेफ्टी, सिक्योरिटी इन वर्ल्ड, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्रिएटेड. इन 24 October 1945 and its headquarter in San Francisco, California, United States of America. There, this headquarter, this organization is situated over there. So this international organization, such example is UN, United Nations. United Nations formed. World Bank was such international organizations. Then IMF, International Monetary Fund. Mainly today I will discuss mainly three international organizations which was formed to maintain the safety, security, to do the welfare for the people living in the world. मतलब रह रहे लोगों का कैसे विकास किया जाए, ये दो और ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किए गए. और दिस मेनली यूएन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस फॉर्म किए गए
and which mainly look upon over the country, over the disputes between the two country. जहाँ पे दो कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो ये यूएन तुरंत एक्शन में आ जाती है. तो दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड. फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस, इट वाज फॉर्म्ड ऑन 24 October 1945 and its headquarter is in San Francisco, California in United States of America. So this United Nations was formed on 24 October 1945. यूनाइटेड नेशंस कब फॉर्म हुआ था? 24 अक्टूबर 1945. सो 24 अक्टूबर इज ऑल्सो नोन एज यूएन डे. हम लोग 24 अक्टूबर को यूएन डे भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं. सो यूनाइटेड नेशंस was created on 24 October 1945 in order to maintain the peace, security, safety in the world. ताकि जो वर्ल्ड वॉर हुआ उस तरह कभी वर्ल्ड वॉर ना अराइज हो, क्योंकि इसमें देखा गया कि वॉर हैज़ नो इज अ मीनिंगलेस थिंग, मीनिंगलेस, यू नो, कोई भी अर्थ नहीं है. आप युद्ध करके कुछ नहीं पा सकते हो, नथिंग यू विल गेट. सो you have to come and sit on the table, then anything will going to happen in your life when you are going to sit on the table. War will not give you anything. Okay, इस वॉर में ये कंक्लूजन तो निकला, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की गई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज यूएन, वर्ल्ड बैंक, IMF. These three organizations were created and these organizations have different work according to their work, according to their formations. So UN, World Bank, IMF, these three organizations were mainly created and each organization has a different work, such as United Nations mainly look the disputes between two countries, the war related disputes, the war related issue. This mainly UN will going to look. केवल UN, यूनाइटेड नेशंस उस पर एक्टिव हो जाता है जब दो देश के बीच में डिस्प्यूट्स, वॉर अराइज होता है, युद्ध होने जैसी संभावनाएं जब अराइज होती है. देन वर्ल्ड बैंक, इट सैंक्शंस द लोन टू दोज कंट्री हु आर नीडेड. मतलब जिसको लोन की ज़रूरत होती है वो वर्ल्ड बैंक से रिक्वेस्ट करता है और वर्ल्ड बैंक उससे देता है. आफ्टर चेकिंग देयर अकाउंट्स, द क्रेडिबिलिटी कि उसकी क्रेडिट क्या है उस कंट्री की, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक उसको सच सिमिलर वर्क दिस IMF इज ऑल्सो डूइंग. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट ऑल्सो प्रोवाइडिंग फंड, गिव लोन्स टू गवर्नमेंट्स व्हेन दे आर रिक्वायर ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस. सो यूनाइटेड नेशंस को एक बहुत ही सोची समझी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की गई है. यूनाइटेड नेशंस, इसमें जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो हेड होते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और सेक्रेटरी का सेक्रेटरी जनरल होते हैं, सेक्रेटरी जनरल. ओके, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इज सेक्रेटरी जनरल. और इसी यूनाइटेड नेशंस में ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, सेक्रेटरी जनरल और एक जनरल असेंबली होती है, जनरल असेंबली. लाइक आर पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट की तरह एक जनरल असेंबली होती है जिसमें
यूनाइटेड नेशंस में टोटल जो कंट्रीज़ की मेंबरशिप्स हैं वो 193 है। 193 members are in General Assembly. So mainly 193 members यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होती है। तो यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 में फॉर्मेशंस डे है, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। इसके चीफ एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरी जनरल होते हैं और इसके एक जनरल असेंबली होती है जिसमें 193 मेंबर्स बैठते हैं और ईच 193 मेंबर मीन्स 193 कंट्री। तो और ईच कंट्री हैज़ वन वोट रिस्पेक्टिवली। ईच कंट्री के पास वन वोट रहता है, लेकिन इसमें हमें देखना है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो डेमोक्रेसी की इतनी अच्छी डेफिनेशंस देता है, क्या यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है? Are these organizations are working according to the democracy concept? A big question mark at the last of the questions. So, are these organizations are very honest? तो यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म मेनली इसका मेन मोटिव है टू मेंटेन इंटरनेशनल लॉ फॉर्मेशंस के लिए। इंटरनेशनल लॉ बनाती है जो सभी देश को फॉलो करना पड़ता है, सभी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, पीस एंड सेफ्टी मेंटेन रखेंगे। ओके, सो यूनाइटेड नेशंस वो क्रिएटेड in order to make international law, means to say जो main motive है, the main motive of this organizations, of this formation of organizations is international law। मतलब United Nations is mainly responsible for making this law for all the country in order to maintain the security, peace and safety. Okay, it also look upon over सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी किसी भी देश में सामाजिक, जो समाज में अनइक्वलिटी तो नहीं है, अगर अनइक्वलिटी स्टिल इन 21 सेंचुरी में भी अगर अनइक्वलिटी है तो दिस ऑर्गेनाइजेशंस विल गोइंग टू बी एक्टिव एंड विल टेक actions against the country, against the government of that particular country where this practice is going on, कि उस कंट्री में वो एक्शंस ले। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जहाँ पे सोशल इक्वलिटी, अनइक्वलिटी है, सोशल इक्वलिटी प्रमोट करती है मेनली, इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं, सिक्योरिटी मेंटेन करती है, पीस एंड सेफ्टी मेंटेन करती है, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट and economic development and economic development. So it also look over economic development. So we have seen the motive of this United Nations organizations is social equality, to maintain social equality, international law, security, peace and safety, economic development. अगर कोई भी देश अगर पीछे है तो उसको सपोर्ट करेगी यूनाइटेड नेशंस ताकि वो इकोनॉमिकली डेवलप कर सके। सो इस मेन प्रोस्पेक्टिव व्यू से यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया है। सो
यूनाइटेड नेशंस का मेन मोटिव देखा, सिक्योरिटी, ईच कंट्री हैज़ वन, वोट पे बात की। लेकिन फोर्थ व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस, so fourth point will be the drawback of United Nations Security Council. United Nations Security Council जो है, जो फोर्थ पॉइंट होगा, इसका ड्रॉबैक है, कमी है। बिकॉज आप जैसे सभी मैटर डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन व्हेन देयर इज डिस्प्यूट्स, वॉर related matter arise, जब वॉर रिलेटेड मैटर अराइज होती है, दो देश के बीच में युद्ध हो चुका है, तो उस समय जनरल असेंबली को जो 193 मेंबर्स हैं, इनको कोई पावर नहीं होता है, नो पावर टू डिस्कस एनी मैटर रिलेटेड टू दिस वॉर रिलेटेड इशू। तब यहाँ पे अपना UNSC एक्टिव हो जाता है, मीन्स टू से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर होंगे, 5 परमानेंट मेंबर एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर है वो ईच 2 ईयर्स चेंज, मतलब ईच 2 ईयर्स इलेक्शंस होते हैं और उसके अकॉर्डिंग 10 मेंबर्स हटते रहते हैं और आते रहते हैं इलेक्शंस के अकॉर्डिंग। लेकिन 5 दीज परमानेंट मेंबर रिमेन स्टेबल एट देयर पोजिशन। तो ये 5 परमानेंट मेंबर जो है हमेशा स्टेबल रहते हैं, उनको रिमूव नहीं कर सकते हैं। Because these 5 countries having what? Veto power. A very important topic, that is veto power. ये veto power ही है जो किसी भी देश को ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट से आगे हटाती है या बचाती है। Yeah, of course. If you want that this Pakistan should come under blacklist, we need to raise voice in United Nations General Assembly. Means to say United Nations Security Council में आपके मेंबरशिप्स होने चाहिए। अब स्टिल हमने इस पे फाइट हम लोग कर रहे हैं, नॉन परमानेंट मेंबर में हमें जगह मिल गई है, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर हमारे पास वीटो पावर नहीं है। तो कभी भी कोई भी आतंकी हमला होता है जिसमें हम टेररिस्ट और उस देश को ब्लैकलिस्ट में कराने की पूरी कोशिश करते हैं, बट द 5 मेन कंट्रीज दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चाइना एंड इंग्लैंड, 5 कंट्री पे वीटो पावर है, लेकिन 4 तो साथ दे देते हैं, लेकिन 5वां चाइना उस वीटो पावर इस्तेमाल करके कोई भी डिस्प्यूट्स वॉर रिलेटेड इशू यूनाइटेड नेशंस में जो इंडिया रेज करता है, सो दैट उसका इमेज डाउन हो, यू नो, बिना कुछ किए आप वॉर कर रहे हो, आपकी बात यूनाइटेड नेशंस में उठेगी, लेकिन चाइना जो था वो पाकिस्तान को हमेशा बचाता है। लेकिन हमने देखा फिलहाल में एक एग्जांपल कि दिस रिसेंट टेररिस्ट वाज कम अंडर ब्लैकलिस्ट। यू नो, आपको ब्लैकलिस्ट कर देने का मतलब, किसी पर्टिकुलर पर्सन को ब्लैकलिस्ट करने का मतलब ये होता है कि वो उस देश से बाहर नहीं जा सकता है। अगर किसी कंट्री को कर दिया जाता है तो उसके साथ कोई भी वर्ल्ड बैंक जो होगा फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकता, लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना ही IMF करेगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ना ही वर्ल्ड बैंक करेगा। तो ब्लैकलिस्टेड होना बहुत गलत बात है, लेकिन ये एक नियम है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, एंड वन वाज आल्सो देयर, वन इज आल्सो देयर। सो मेनली हम लोग इस पर फाइट कर रहे हैं, और हम लोग को 5 परमानेंट मेंबरशिप्स तो हम लोग नहीं है इसमें, बट इन 1959 this was offered to our country, but our Prime Minister Jawaharlal Nehru has refused to accept this veto power and said to give to China, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि मैं वीटो पावर अभी इस समय हमारी ये अभी सिचुएशंस नहीं है कि इस वीटो पावर को भी हैंडल कर सकें, आप इससे अच्छा होगा आप चाइना को देते हैं। तो 1959 में चाइना को वीटो पावर दे दिया गया।
तो अगर वॉर रिलेटेड डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उसमें सिक्योरिटी काउंसिल्स मैटर डिस्कस करती है, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होंगे, दैट इज फ्रांस, चाइना, इंग्लैंड, रसिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। You study, okay, because you know that study will going to make something is bigger, because knowledge enlightened us. Knowledge open our minds, knowledge helps to understand broad things. Knowledge enlightened us. Knowledge help us to think more sharply. So study and study. क्योंकि एक मार्टिन लूथर ने एक बात कही थी कि only education can change the world, the figure of world. So education is the powerful weapon by which you can change the world. वो एजुकेशन ही है जिससे आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो. सो आई एम टॉकिंग अबाउट UNSC, यूनाइटेड Nations Security Council. United Nations Security Council. It has 5 permanent members and 10 non-permanent members. 5 permanent member and 10 non-permanent member. Each 2-year elections will be held for it. तो ये 5 जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हर 2 साल में इन पे इलेक्शंस होते हैं, लेकिन 5 परमानेंट मेंबर इन पे कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं बिकॉज दीज आर हैविंग वीटो पावर, मेनली फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, that is Britain, and Russia. These 5 countries have veto power. Actually, what is veto power? Simply any resolutions is passed in United Nations. You can think कोई भी डिसीजन अगर यूनाइटेड नेशंस में पास हुआ है तो only these countries have a right to condemn, to accept the resolutions or reject the resolution. If any of one say no, then that particular resolution will going to be rejected. तो वो particular resolutions क्या होता है, reject हो जाता है, कोई भी डिसीजन नहीं ली जाती है. तो अगर हमको किसी पर्टिकुलर कंट्री को ब्लैकलिस्ट में करानी है, उससे ट्रेड इनफ्लो आउटफ्लो ना करवाना हो, कोई वहाँ से बाहर ना जाए, वो गलत काम किया, उसकी आवाज़ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अगर उठाते हैं तो उस पर ये 5 का डिसीजंस होना ज़रूरी है. जैसे अभी फ़िलहाल में रिसेंटली 1 टेररिस्ट वाज देयर और उसको हम लोग ब्लैकलिस्ट में कराना चाहते थे और अभी जाके हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं. आई हैव नॉट रिमेंबर्ड हिज नेम बट वन वाज देयर. द फ्रांस, चाइना, USA, इंग्लैंड एंड रसिया. लेकिन चाइना उस पर रिजेक्ट किया रिजोल्यूशंस पे और फाइनली एक बार कोई रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ. लेकिन सेकेंड टाइम से ये उठा तो
पांचों कंट्री ने एक्सेप्ट किया और दैट पर्टिकुलर टेररिस्ट इज ब्लैक लिस्टेड। तो वो पर्टिकुलर टेररिस्ट क्या था, ब्लैक लिस्टेड हो चुका था। इट मीन्स कोई वीज़ा उसको नहीं मिलेगा, माइग्रेशन पॉलिसी पूरी डाउन चली गई, वो किसी देश में जा नहीं सकता है, उसको जेल में रखना होगा उस पर्टिकुलर कंट्री को। लेकिन बट स्टिल वो पर्टिकुलर कंट्री करती है कि नहीं करती है उसका मतलब। लेकिन फ्रांस, चाइना, यूएस, इंग्लैंड एंड रसिया के पास वन पावर वॉज देयर, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। ये वीटो पावर 5 कंट्री के पास है। इन 1959 पे हमें ऑफर हो रहा था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया। वो बोले कि इट इज़ बेटर टू हैंड ओवर दिस टू चाइना, तो चाइना को दे दिए। तो वी हैव सीन दैट हाउ दिस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज वर्किंग, बट माई क्वेश्चंस टू यू ऑल दैट इज इट डूइंग डेमोक्रेटिकली? नो। क्या ये डेमोक्रेटिकली काम कर रहा है? अगर वो डेमोक्रेटिकली काम करता तो जनरल असेंबली जो पार्लियामेंट थी, जो यहाँ पे यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली था, उसे डिस्कस करने देता। सिंपल भाई, 193 मेंबर कंट्री है, 193 मेंबरशिप है इसमें, लेकिन आप वॉर रिलेटेड इशू को डिस्कस करने ही नहीं दे रहे हो इसे। अब फाइनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेनली 5 कंट्री करेंगे, तो क्या 193 कंट्रीज का जो मेंबरशिप से क्या 5 कंट्री उसे डिसाइड कर पाएगा? यहाँ की क्या समस्या 193 कंट्रीज इसमें डिस्कस होगा, तो फाइनली द रिजल्ट विल बी बेटर। तो जो यूनाइटेड नेशंस डेफिनेशन देता है अबाउट द डेमोक्रेसी, तो क्या यहाँ डेमोक्रेटिक है? यहाँ तो फिर तो आ गया डिक्टेटर, एक पावर, पांचों के हाथ में पूरा देश पे कब्जा है, पूरी डेमोक्रेसी पे है। कोई भी डिस्कशन, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है वर्ल्ड वाइड, तो पांचों कंट्रीज को रिजेक्ट, एक भी रिजेक्ट कर दे तो फाइनली रिजॉल्व हो जाएगा पूरा, नो रिजोल्यूशन विल गोइंग टू पास। सो आर दिस ऑर्गेनाइजेशंस इज वर्किंग डेमोक्रेटिकली? नो, वी कैन नॉट से। सो दिस इज द ड्रॉबैक बिकॉज ऑफ वीटो पावर, यू नो, वीटो पावर। So mainly this United Nations Security Councils, which was a part of international organization, which is a part of United Nations, always come under questions mark, always come under news for the people, and the people are asking, and they are doing right things. Are these organizations are working democratically? अगर है तो कहाँ है? क्यों वीटो पावर लाए पॉलिसी? You are giving the definition, worldwide definition about the democracy, chosen by the people, for the people, to the people. लोगों को डिसाइड करने दो, तो आप 5 कंट्री क्यों डिसाइड कर रहे हो? So this mainly United Nations Security Council always come under a question mark. Okay, is it doing a democratically? No, of course not. Because these 5 countries have only full control over all the country. तो mainly इसी country पे, तो because अगर reality की बात करो तो the main power is in the hand of the 5 country only ना। जो main power थी केवल 5 ही country के पास, that is France, China, US and England and Russia. About the matter discussions are related to the war and disputes arises between the 2 countries. जो 2 कंट्री के बीच में अगर वॉर अराइज हुए हैं, तो वो सब डिस्प्यूट्स अराइज जो हुए हैं, वो सब डिस्कशन आप करोगे यूनाइटेड नेशंस में, तो केवल 5 कंट्री डिसीजन ले सकती है। इज इट डूइंग डेमोक्रेटिकली? नो, ऑफ कोर्स नॉट। ओके, वी हैव लुक्ड। सो द मेन पावर, द रियलिटी, यू कैन से द कंट्रोल इज इन द हैंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, रसिया। Okay, next we will going to look World Bank, then International Monetary Fund. World Bank headquarter Washington,
Okay, United States of America. Its headquarter is in Washington, capital city of United States of America. Mainly what this World Bank is doing, I will not going to write because marker is over. World Bank mainly responsible to give money. You know, World Bank, it is the bank of all the country, that is called World Bank. तो ये मेनली सभी कंट्रीज को लोन प्रोवाइड, सभी कंट्रीज को मनी देती है विच आर एसेंशियली रिक्वायर्ड, जिसको ज़रूरत हो. बट वन टर्म कंडीशंस ये होती है कि पर्टिकुलर कंट्री क्रेडिट होना चाहिए उसके पास, कि उसकी हेल्थ पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए, उसके हर चीज़ अच्छे होने चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी देख लेती है. दैट इज कॉल्ड, दैट इज अ वर्क ऑफ वर्ल्ड बैंक. इट प्रोवाइड्स मनी टू दोज कंट्री हु आर रिक्वायर्ड और नीडेड. ओके, मेनली सो इट सैंक्शंस loans to governments after checking their accounts. Even they direct the countries to change their economic policy. So वर्ल्ड बैंक एक और काम कर सकती है, इट डायरेक्ट, ओके, इट डायरेक्ट टू चेंज द पॉलिसी रिलेटेड टू इकोनॉमिक. कोई भी अगर कंट्रीज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है तो वर्ल्ड बैंक उसको समझा सकती है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरह से करो ताकि आपका पर्टिकुलर कंट्री डेवलपमेंट करे इकोनॉमिकली और आप इंडिपेंडेंट हो सको, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट. तो जो जिस कंट्री के पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता, उसके पास पैसे कमी होती है, तो वर्ल्ड बैंक से वो क्या करता है, पैसे लेता है. लेकिन इस वर्ल्ड बैंक पे भी मेन किसका कंट्रोल होगा, मेन इसका जो हेड होगा वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. लो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डेमोक्रेसी का डेफिनेशन देते हैं, फिर स्टिल इज कंट्रोलिंग अ बिग बॉडी, बिग ऑर्गेनाइजेशंस. फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल करेगा, तो वो जिसको मन होगा उसको मनी देगा. तो आर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग डेमोक्रेटिकली? ओके, नो, ऑफ कोर्स नॉट. नेक्स्ट इज IMF, International Monetary Fund. Okay, so its work is International Monetary Fund is a full form of this, and its quarter is in Washington, United States of America. Okay, and it gives loan to government. It gives loan to government when they require financial assistance. तो ये भी लोन देने का काम करती है. तो I hope you understood the three organizations, that is United Nations, and this United Nations Security Council we have discussed, World Bank we have discussed, and the International Monetary Fund we have discussed. I hope you understood those things. Any query related to these organizations, because it is very much important for the any competitions, for any CBSE, UPSC, any exam. Okay, so any query related to this, please, without any hesitations, you comment in my comment box. Okay, thank you for watching. Please share, subscribe and like my channel Sacred Study. So don't forget to share, subscribe my channel Sacred Study. Thank you so much for watching this video.